जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आप लोग फटाफट क्लास में आ जाएं, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। मित्र आज की इस क्लास में हम लोग आरआरबी एलपी के लिए क्लास लेने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। आप सभी को पता है कि आपकी परीक्षा जो है ये बहुत ही नज़दीक है, तो इसके लिए क्लासेस जो हैं ये स्टार्ट कर दी गई हैं। सभी मित्र शुरू से अंत तक क्लास में बने रहना, कोई भी मित्र क्लास को बीच में छोड़कर नहीं जाएगा। तो चलिए आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और इस बुक में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं सभी को हम कंप्लीट करेंगे। इसमें कुल 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, हम एक एक करके आपके सामने पूरे को रखेंगे और सभी मित्र सोच समझकर जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करना। ये सब मित्र पाठ्यक्रम लिखा गया है जिसे आप पहले ही देख चुके होंगे और पूरा सिलेबस जो है ये अच्छे ढंग से कंप्लीट भी कर चुके होंगे, क्योंकि अब सिलेबस कंप्लीट करने की टाइम ही नहीं बचा है। अब आपको केवल प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस कर सकते हो मित्र प्रैक्टिस कर लो और अब सिलेबस जो है ये सभी का कंप्लीट हो चुका होगा। तो प्रैक्टिस सेट 1 के तहत मैंने पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने रख दिया है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे क्या पूछा जा रहा है कि रक्तहीन सर्जरी किसके माध्यम से की जाती है। रक्तहीन सर्जरी जो है ये किसके माध्यम से की जाती है यह आपको बताना है। देखिए मित्र, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, जल्दी जल्दी आंसर देना। अगर नहीं आता है तो नोट डाउन कर लेना ताकि आपको रिवीजन करने में हेल्प मिले। ठीक है मित्र, तो याद रखना रक्तहीन सर्जरी जो है किसके माध्यम से की जाती है, लेजर विधि द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा लेजर माध्यम से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछा जा रहा है, स्मृति में सुधार के लिए आयुर्वेद में किस पौधे का उपयोग किया जाता है। स्मृति में सुधार के लिए आयुर्वेद में किस पौधे का उपयोग जो है ये किया जाता है। जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें सभी मित्र, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं कि स्मृति में सुधार के लिए आयुर्वेद में किस पौधे का उपयोग किया जाता है, तो ब्राह्मी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। यानी क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक यौन संक्रामक रोग नहीं है। यौन संक्रामक रोग नहीं है यह आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें मित्र। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, या क्षमा जो है ये यौन संक्रामक रोग नहीं है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी बात करें मित्र इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछा जा रहा है, अंतः श्वसन के दौरान फेफड़े फिर खाली स्थान दिया गया है के कारण हवा से भर जाते हैं। किसके कारण यह आपको बताना है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अंतः श्वसन के दौरान फेफड़े कहा जाए फेफड़ों की स्मृति के कारण हवा से भर जाते हैं। तो बात करें तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या पूछा जा रहा है, बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय प्राणियों को निम्न में से किस समूह के अंतर्गत रखा जाता है। बिना कोशिकीय भित्ति वाले बहुकोशिकीय प्राणियों को निम्न में से किसके समूह के अंतर्गत रखा जाता है यह आपको बताना है। याद रखना क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा एनीमेलिया। राइट आंसर हो जाएगा एनीमेलिया, बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ये वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मित्र, जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करना, क्योंकि टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी मकसद नहीं है। इस समय आपका समय जो है ये बहुत ही कीमती है, तो टाइम वेस्ट ना कीजिए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। नहीं आता है तो नोट डाउन करिए और अपने समय को बचाते हुए बहुत अच्छा रिविजन कीजिए मित्र। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस कोशिकीय घटक को कोशिका के प्रोटीन के कारखानों के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस कोशिकीय घटक को कोशिका के प्रोटीन के कारखानों के रूप में जाना जाता है। जल्दी जल्दी बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
देखो मित्र, इसका जो राइट आंसर होगा, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं कि राइबोसोम बिल्कुल सही आंसर होगा, तो बिल्कुल परफेक्ट बता रहे हो, राइबोसोम इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सी निष्क्रिय गैस रेडियोधर्मी प्रकृति की है? निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सी निष्क्रिय गैस जो है रेडियोधर्मी प्रकृति की है, यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 है। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं, रेडान बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, रेडान बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ पर रखा गया है? आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ पर रखा गया है, यह आपको बताना है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाईं ओर, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ पर रखा गया है, याद रखना बाईं ओर, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं, डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो इस क्रिया को कहा जाता है। यानी आपसे पूछ रहा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, यह आपको बताना है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपचयन, बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें तो ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10। क्या पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन की बात कर रहा है, जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें मित्र। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मक्खन का खट्टा होना। याद रखना, मक्खन का खट्टा होना जो है यह एक रासायनिक परिवर्तन है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। क्या पूछा जा रहा है, जब श्वेत प्रकाश की पतली किरणें को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश, फिर खाली स्थान दिया गया है, क्या होगा, यह आपको बताना है। जब श्वेत प्रकाश की पतली किरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश कैसा होता है? याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वर्ण विक्षेपित होगा। जब श्वेत प्रकाश को एक पतली किरण के माध्यम से एक प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वर्ण विक्षेपित होगा। यानी बात करें तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पहले खाली स्थान दिया गया है। एक माध्यम से ध्वनि की गति निर्धारित करता है। एक माध्यम से ध्वनि की गति निर्धारित करता है, किसके माध्यम से, यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, सोच समझकर आंसर देने की कोशिश करें मित्र। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माध्यम की प्रकृति के एक माध्यम से ध्वनि की गति के जो है ये निर्धारण किया जाता है, तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, माध्यम की प्रकृति। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार कैसा है? ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार जो है ये कैसा है, यह आपको बताना है। याद रखना, ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार जो है ये फैला हुआ वृत्त की तरह है। यानी बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए मित्र, आरआरबी एलपी के लिए ये जो है ये फर्स्ट क्लास है। अगर आप लोग इसे रेगुलर चाहते हैं तो प्लीज़ मित्र सपोर्ट कीजिएगा, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जो भी प्यारे भाई बहन, जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, वे क्लास को लाइक कर देंगे और ये भी बता देंगे कि आपको क्लास जो है ये डेली चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो डेली क्लास आएगी मित्र, अगर नहीं चाहिए तो नहीं आएगी क्लास, ठीक है। अगर आप लोग चाहेंगे तो ये क्लास जो है ये डेली होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है, यह किसके कारण होता है, यह आपको बताना है। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यदि हम किसी पेड़ की शाखा को हिलाते हैं तो कुछ पत्तियां जो है ये नीचे गिर जाती हैं, ये किसके कारण होता है, यह आपको बताना है। याद रखना, ये जड़त्व के कारण होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी भाई बहन, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं कि यहाँ जड़त्व बिल्कुल सही आंसर होगा, तो बिल्कुल सही बता रही हो। यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 15 है, फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है। फोकस दूरी की एसआई यूनिट जो है क्या है, यह आपको बताना है।
याद रखना मित्र, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मीटर, बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं कि मीटर, बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब देखिए मित्र, यहाँ जो है ये रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए हैं, तो रीजनिंग वाले क्वेश्चन को हम स्किप करते हुए चलते हैं और आपके जितने भी इसमें जीके और जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं उन्हें हम कंप्लीट करेंगे। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी तो मैं आपको बता दूँ, इसकी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर पर मिल जाएगी। पीडीएफ की चिंता ना करें, विद कहा जाए आपको एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगी, पूरा का रीजनिंग का और कहा जाए मैथ का एक्सप्लेनेशन के साथ हमारी इसकी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी पर मिल जाएगी। पीडीएफ की चिंता ना करें, लेकिन क्लास कंप्लीट होने के बाद मिलेगी। यहाँ क्वेश्चन नंबर 56 से फिर जीके के क्वेश्चन स्टार्ट है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए एलपी का बहुत हार्ड पेपर नहीं है, आप देखेंगे तो जिस बच्चे ने तैयारी किया है बहुत अच्छा कर जाएगा। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पूरा 15 प्रैक्टिस सेट जो है हम पूरे को अच्छे ढंग से कंप्लीट करा देंगे अगर आप लोग चाहेंगे तो, ठीक है मित्र। और आपकी पीडीएफ जो है आपके टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 56 से स्टार्ट हो रहा है। निम्न में से कौन सा पाषाण युग यानी स्टोन एज के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। यानी पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है, ये तो सभी को पता है, तो इनमें से कौन सा नहीं है यह आपको बताना है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो मित्र, जल्दी जल्दी आंसर करने की कोशिश करो, क्योंकि टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी मकसद नहीं है मेरा। याद रखना है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले आता है पूरा पाषाण काल, उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल, उसके बाद आता है नव पाषाण काल। इसमें बात करें ताम्र पाषाण काल जो है ये पाषाण काल युग के अंतर्गत नहीं आता है, तो यही इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी सी, यानी ताम्र पाषाण काल जो है ये पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद यानी मिन मकाला किस भाषा में लिखी थी। अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक जो है किताबुल हिंद जो है ये किस भाषा में लिखी थी, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अरबी। जो भी मित्र बता रहे हैं कि अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक जो है किताबुल हिंद जो है ये अरबी भाषा में लिखी थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताएं। जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने फिर खालिस्तान दिया गया पर कब्जा कर लिया था, तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। कहाँ लड़ा गया था यह आपको बताना है। याद रखना, जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने मद्रास पर कब्जा कर लिया था तब पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं कि मद्रास, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तो बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 59 है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है। प्रमुख विशेषता नहीं है की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करो मित्र। देखिए यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा, पूछ रहा है प्रमुख विशेषता नहीं है, तो संघवाद की स्थापना जो है ये बिल्कुल है। सरकार का संसदीय स्वरूप जो है ये तो बिल्कुल है। मूल अधिकार जो है ये तो बिल्कुल है, लेकिन सामंतशाही को प्रोत्साहन जो है ये भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषताओं में से नहीं है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी बात करें तो सामंतशाही को प्रोत्साहन ये नहीं दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 का, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो कि संविधान की प्रस्तावना में एक भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णन किया गया है या वर्णित किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 61, क्या पूछा जा रहा है देखिएगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग
को संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा जाता है। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा भारतीय संविधान की किस भाग को भारत की या संविधान की अनोखी विशेषता कहा जाता है। सोच समझ कर आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बिल्कुल सही होगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनोखी विशेषता भी कहा है, यह आपको याद रखना है। यानी बात करें तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 62 है। बताओ हमारी आकाश गंगा में मिल्की वे के सबसे नज़दीकी कौन सी आकाश गंगा है? तो जो भी मित्र बता रहे हैं एंड्रोमेडा आकाशगंगा बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कठियावाड़ प्रायद्वीप फिर खाली स्थान दिया गया है का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार जो है ये है कहाँ तक, यह आपको बताना है। कहाँ पर है या आपको बताना है मित्र। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं राजस्थान बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, थोड़ा सा लंबा चौड़ा है फिर भी समझने की कोशिश करना। चलिए, समष्ट अर्थशास्त्रीय विश्लेषण में सीमांत बचत प्रवृत्ति किसे दर्शाती है? समष्ट अर्थशास्त्रीय विश्लेषण में सीमांत बचत प्रवृत्ति जो है ये किसे दर्शाती है, यह आपको बताना है। बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किसी व्यक्ति की आय में प्रति इकाई परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी बचत में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रही है ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। मित्र आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे अगर आप तैयारी कर रहे हैं मित्र रेलवे एग्ज़ाम के लिए तो आपके लिए एक रामबाण ई बुक है। हम आपको रामबाण ई बुक दिखाना चाहेंगे। मित्र आप देख सकते हैं ये आपके लिए रामबाण संग्रह सीरीज है जो रेलवे सिलेबस को पूरे ढंग से अच्छे ढंग से कंप्लीट करती है। इसमें जीके है, विज्ञान है और गणित है, रीजनिंग नहीं है, फिर भी रीजनिंग की अलग से तैयार की जा रही है। इसमें 3 सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। जीके का पूरा अच्छे ढंग से समझाया गया है, विज्ञान भी पूरे को कंप्लीट किया गया है, मैथ भी इसमें कंप्लीट है। रेलवे के लिए आपके लिए कहा जाए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप अगर रेलवे में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये रामबाण संग्रह सीरीज जो है आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। 60% डिस्काउंट के साथ अभी ये रामबाण ई बुक जो है मिल रही है। अगर आप लेना चाहते हैं मित्र तो इस व्हाट्सएप नंबर 8948667652 पर मैसेज कर लीजिए और इस रामबाण ई बुक के बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए। और अगर आप लेना चाहते हैं तो मात्र 39 रुपीज़ में अभी आप इसे ले सकते हैं और अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हो मित्र। काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी, अगर आप ले लेंगे तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकेंगे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर आ चुका है 65। सभी मित्र बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। नवकलेवर एक अनुष्ठान है जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की काष्ठ प्रतिमाओं का नियमित नवीनीकरण किया जाता है। नवकलेवर रथ यात्रा का आयोजन जो है ये कहाँ किया जाता है। बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी मित्र सोच समझकर आंसर देने की कोशिश करना। जो भी मित्र हमारे बता रहे कि जगन्नाथपुरी जो है ये अगर गेस लगाकर बताओगे तो भी आप बता सकते हो कि पुरी में, यानी बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही आंसर होगा। जो भी मित्र बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि कजरी लोक नृत्य किस ऋतु से संबंधित है, यानी कजरी लोक नृत्य जो है ये कब गाया जाता है यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मानसून में, यानी बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं कि कजरी लोक नृत्य जो है ये मानसून में गाया जाता है, बिल्कुल सही बता रहे हो ऑप्शन नंबर डी वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 67 है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है। भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान जो है ये कौन सा क्षेत्र देता है यह आपको बताना है।
तो याद रखना 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र। तो बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पूछा जा रहा है कि जीडीपी में, तो तृतीयक क्षेत्र बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मित्र, इसका राइट आंसर बताना है। पुस्तक लिखी गई है लेडी डॉक्टर दी अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडिया फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन। पुस्तक के लेखक कौन है? ये जो पुस्तक लिखी गई है, इस पुस्तक के लेखक कौन है, यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 68 आपके सामने है। याद रखना इस पुस्तक के लेखक जो हैं ये कविता राव जी हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 69 है। क्या पूछा जा रहा है? बीटिंग द रिट्रीट आधिकारिक तौर पर भारत के किस राष्ट्रीय उत्सव की समाप्ति को दर्शाता है? बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गणतंत्र दिवस। बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने आ चुका है कि 1913 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? 1913 में सबसे पहले साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय कौन थे, यह आपको बताना है। याद रखना रविंद्रनाथ टैगोर इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को पता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने 1913 में साहित्य के लिए सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई और प्रथम भारतीय थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है मित्र, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करो। अगर कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं तो इससे बेटर कुछ नहीं है। यानी अगर आपका इस समय बच जाता है तो आपके लिए ही काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आप कुछ अन्य सब्जेक्ट जो है ये रिवाइज कर सकेंगे। टाइम आपको बचाना होगा, जल्दी जल्दी क्लास को समाप्त करना होगा। आता है तो आप समझिए कि हाँ आता है, रिवीजन हो चुका। अगर नहीं आता है तो वही आप शॉर्ट नोट बनाकर जल्दी जल्दी रिवीजन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 71 आपके सामने आ चुका है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित प्रमुख अंगों में से कौन सा न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है? कौन सा न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है, यह आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है यह द हेग में है, ये न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है। तो यही इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित प्रमुख अंगों में से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है ये द हेग में है, ये न्यूयॉर्क में बिल्कुल भी नहीं है मित्र। तो यही इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें तो डी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्या पूछा जा रहा है? टेबल टेनिस को ओलंपिक खेल के रूप में किस वर्ष मान्यता मिली? टेबल टेनिस को ओलंपिक खेल के रूप में किस वर्ष मान्यता प्रदान की गई, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1988 बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं कि टेबल टेनिस को ओलंपिक खेल के रूप में किस वर्ष मान्यता मिली, तो 1988 इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि वॉलीबॉल खेल में स्पाइक को फिर खाली स्थान दिया गया है के नाम से भी जाना जाता है। स्पाइक को किस नाम से जाना जाता है, यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 73 है। सभी मित्र सोच समझकर आंसर देने की कोशिश करें। याद रखना स्मैश बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी बात करें तो डी यहाँ बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74 आपके सामने है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पूर्व नाम क्या था? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पूर्व का नाम क्या था, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं कि परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्राम्बे, यानी बात करें तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही आंसर होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं सी कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पूर्व नाम जो है यानी पहले इसका नाम हुआ करता था परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्राम्बे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
1950 में तत्कालीन इंडोनेशियाई राष्ट्रपति, फिर खाली स्थान दिया गया है, भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस की शोभा बढ़ाने वाले मुख्य अतिथि थे, कौन थे, यह आपको बताना है। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1950 में तत्कालीन इंडोनेशियाई राष्ट्रपति कौन थे जो भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस की शोभा बढ़ाने वाले मुख्य अतिथि थे। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सुकर्णो बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं सुकर्णो बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो, ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो मित्र यहाँ इस सेट में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए थे मैंने पूरे को अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया है, यानी जीके और जीएस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे मैंने अच्छे ढंग से जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश की है। तो इसमें कहा जाए प्रैक्टिस सेट जो है मैंने पूरे को अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया। इसके पीडीएफ कहाँ मिलेगी तो मैं आपको बता दूं, इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर पर मिल जाएगी। पीडीएफ की चिंता ना करें। अगर आप लोग चाहेंगे तो 2-3 सेट हम एक ही क्लास में करा देंगे, लेकिन इसके लिए आप लोगों को कमेंट करना होगा कि क्लास चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो हम 3-4 प्रैक्टिस सेट एक ही क्लास में कवर करके आपके 15 प्रैक्टिस सेट जो है बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद न्यू पब्लिकेशन की बुक आपके सामने रखेंगे, उसे भी अच्छे ढंग से कंप्लीट करा देंगे। तो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, आपकी कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। मित्र जो भी प्यारे भाई बहन जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास की नोटिफिकेशन जो है टाइम टू टाइम मिलती रहे। क्लास कैसी भी लगी हो अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दिया करो, क्योंकि आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहता है। जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, इस क्लास से तनिक भी हेल्प मिल रही हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दिया करो। तो मित्र आज की क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।